बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नईम अख्तर मलिक, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर, आज एक नए वीडियो के साथ मौजूद हूँ। उम्मीद है आप खुशखुरम होंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग भी ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो एक आम से हमारे माशरे का है, बल्कि पूरी दुनिया में आम है, स्ट्रोक, जिसको कि हम अपनी ज़ुबान में फालिज कहते हैं। फालिज मतलब एक साइड का पैरालिसिस होना। पैरालिसिस मतलब एक साइड का कमज़ोर हो जाना। अब कमज़ोरी थोड़ी सी भी हो सकती है, कमज़ोरी ज़्यादा भी हो सकती है, अकड़ाव भी हो सकता है उसके लिए। अब अगर इसको हम मेडिकल की ज़ुबान में कहेंगे तो हम CVA भी कह सकते हैं कि दिमाग में अमूमन जो खून थोड़ा सा आ जाता है उसकी वजह से तो उसकी प्रॉब्लम आ जाती है और आपके पूरी एक साइड जो है वो ख़राब हो जाती है। ख़राब मतलब इसमें एक पैरालिसिस आ जाता है, फालिज हो जाता है, उसमें कमज़ोरी आ जाती है। इसको फालिज कह सकते हैं, आप कमज़ोरी कह सकते हैं, आप उसकी मूवमेंट को लॉस भी कह सकते हैं कि मूवमेंट नहीं करती अमूमन आपकी एक साइड को। अब वो राइट साइड भी हो सकती है, लेफ़्ट साइड भी हो सकती है। अगर आपकी लेफ़्ट साइड अफेक्टेड है तो आपका स्पीच सेंटर जो है या स्पीच जो है अफेक्टेड इतनी नहीं होती जितना कि आपका राइट साइड पे आपका पैरालिसिस होता है तो आपकी स्पीच भी अफेक्ट हो सकती है। तो उसमें घबराने वाली बात खैर नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ ठीक होने वाली होती है। और अगर ठीक करने के लिए सबसे पहले अगर आपको फालिज हो गया, और फालिज के लिए अब ये CVA या स्ट्रोक या इसकी वजूहात क्या होती हैं कि ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकती है, एम्बोलिज्म भी हो सकता है, आपका क्लॉट भी बन सकता है, खून गाढ़ा होने की वजह से भी आपकी उसकी फालिज की तरफ जा सकते हैं आप। हार्ट प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी फालिज हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले जब आपको प्रॉब्लम जो है तो आप सबसे पहले आपने मेडिकल की तरफ जाना है, मेडिकल अटेंशन लाजमी लेनी है। अगर आपको फील हो रहा है कि अब मुझे फालिज हो गया है तो आप सबसे पहले आपने एमरजेंसी में जाके आपने मेडिकल अटेंशन लेनी है, मेडिकल की ट्रीटमेंट लेनी है। मेडिकल की ट्रीटमेंट के बाद जब आप देखते हैं कि भाई अब थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया मामला, उसके बाद आप फिजियोथेरेपी की तरफ आते हैं और फिजियोथेरेपी मस्ट करवानी होती है। आप फिजियोथेरेपिस्ट का काम ही आपको एक ट्रैक पे लेके आना होता है। अब उसमें होता क्या है कि फालिज में एक साइड की आपकी पैरालिसिस, आपकी बाजू ऊपर नहीं हो रही, आपका फुट ड्रॉप हो गया, आपकी टांग मूव नहीं कर रही, आप सही चल नहीं सकते, आप बेडरिडन हो गए, बेडरिडन की वजह से आपके प्रेशर सोर्स भी बन जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम आपको आउट ऑफ बेड लेके आना होता है। बहुत सारे हमारे अब मेडिकल के डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो आपको कहेंगे कि घर में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर दिया करें, क्योंकि रिपीटेड एक्सरसाइज होती हैं आपको वो करनी होती हैं। लेकिन उनके ये अंदाजे और ये बात मैं गलत कहता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है आपको एक सही तरीके से बताएगा कि आपने कैसे एक्सरसाइज करनी है, कितने टाइम करनी है, कितनी रिपीटेड में करनी है और उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है। अब बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब इसमें एक होती है कि फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। फ्लैसिड मतलब कि आपकी बाजू की मूवमेंट ही नहीं है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे और उसको कैसे करेंगे। ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है कि उसने आपको कैसे रिपीटेड मूवमेंट से करना है, आपको डिवाइसेस से करना है और कैसे करना है। उसमें दूसरी प्रॉब्लम जो आती है कि एक आती है हमारा हेमिप्लीजिक फ्रोजन शोल्डर हो जाता है उस चीज़ के। आपकी अगर आप मूवमेंट आ भी गई है लेकिन शोल्डर्स आपके मूव नहीं कर रहे होते, शोल्डर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको कैसे आपको फिजियोथेरेपिस्ट को करना है उसके लिए हम करेंगे। इस चीज़ के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो आपको मैं बताऊँगा कि एक्सरसाइजेस की और पोजिशनिंग की कैसे होती है। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करना है कि फालिज में आपने फिजियोथेरेपिस्ट को कैसे इस्तेमाल करना है उस चीज़ के लिए। तो उसके बाद आती है फ्लैशिंग पैरालिसिस। अगर आपकी मूवमेंट आ भी रही है, बात का होता है कि आप एक लाइट सा एक आपका हैमरिंग जो है उसमें प्रॉब्लम हुई है, तो आपकी मूवमेंट कुछ दिन के बाद आ जाती है। लेकिन आपकी वो मूवमेंट जब आती है तो उसके बाद जब आप उसको यूज़ नहीं करते तो एट्रोफी की तरफ चल जाता है और वो अकड़ाव में चला जाता है और वो फिर ख़राब करता है। आप सारी ज़िंदगी एक अपाहज की तरफ चले जाते हैं। तो इसको आपने लाजमी फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ कंसल्ट करना होता है उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ के इसमें एक स्पास्टिसिटी आ जाती है, अकड़ाव आ जाता है। बात जो होता है कि ऐसे आ जाती है, उसमें आप उंगलियाँ ऐसे हो जाती हैं, बाजू ऐसे हो जाते हैं, शोल्डर्स नहीं उठते, टांग पूरी मूव नहीं करती, आपको फुट ड्रॉप हो जाता है और उसमें
ایک پراپر آپ چل نہیں سکتے. تو فزیوتھراپسٹ کا کام ہی یہی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کون سی مسلس کو، کون سی جوائنٹس کو میں نے موو کر کے آپ کی چیز اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو گھر میں تو آپ وہ بتائے گا تو آپ گھر میں تھوڑی بہت ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کیسے اس کی کون سی مسلس کو کیسے آپ اس میں ریپیٹڈ کرنا ہے، کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا ہے. اب یہ ہے کہ بعض اوقات فٹیگ بھی ہو جاتے ہیں. اب آپ کو کہیں کہ جی میں سارا دن لگا رہوں گا ایک موومنٹ کرتے کرتے 100 دفعہ کر لوں، وہ فٹیگ ہو گیا تو وہ ٹھیک ہونے کے بجائے وہ خراب ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے. اسپاسٹسٹی کو کیسے ہٹانا ہے، آپ کو وہاں سے اٹھا کے اپنی نارمل لائف کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے. اب بہت سارے ہمارے ڈاکٹرز ہیں، بہت سارے میڈیکلس کے جو لوگ ہیں وہ عموماً کہتے ہیں کہ آپ خود اسپاسٹسٹی کو کیسے ختم کرنا ہے یہ آپ کو فزیوتھراپسٹ بتائے گا. آپ کو کھڑا کیسے کرنا ہے، پاؤں کے اوپر وزن کیسے ڈالنا ہے، نی کو کیسے آپ نے بیلنس کرنا ہے، یہ آپ کا کام صرف اور صرف فزیوتھراپسٹ کر سکتا ہے. اور فزیوتھراپی کی طرف ہی آپ نے اس کو رجوع کرنا ہوتا ہے. اس کی جو سب سے بڑا جو کام فزیوتھراپی کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوزیشننگ بنانی ہوتی ہے. پوزیشننگ کا مطلب ہے کہ آپ کو سونا کیسے ہے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے اس کو لیٹنا کیسے ہے، سیدھا کیسے لیٹنا ہے، سائڈ پہ کیسے لیٹنا ہے، اس کی پوزیشننگ کیسے بنانی ہے. یہ آپ کا صرف اور صرف ایک فزیوتھراپسٹ ہی بتا سکتا ہے. میڈیکل پریکٹیشنر کا کام صرف اور صرف آپ کو میڈیکل اٹینشن دینا ہوتا ہے، شروع کی میڈیسن دینا ہوتا ہے، اس کی آپ کی جان بچانا ہوتا ہے. لیکن جان بچانے کے علاوہ آپ کو زندگی میں دوبارہ لانا صرف اور صرف فزیوتھراپسٹ کا کام ہے، اور وہ اس کو آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا. نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کی ایکسرسائز بتاؤں گا کہ اگر آپ کو ہو گیا تھوڑی بہت گھر میں آپ خود سے کیسے کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو فزیوتھراپسٹ سے کنسلٹ کرنا پڑے گا. تو اس وقت تک خدا حافظ. اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.